हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करा विलियन। आज हम इस विलियन पार्ट का दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में विलियन के प्रकार पढ़े, विलियन की सांद्रता, विलियन का वर्गीकरण, और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो थोड़ा था मोलरता। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की संख्या को अपन ने क्या बोला था, विलेय के मोलों की संख्या को हमने क्या बोला था, मोलरता। ठीक है, हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। ठीक है, उससे से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं मोलरता से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 10% ग्लूकोज विलियन की मोलरता की गणना करो। ठीक है, 10% कैसा है, W/W, द्रव्यमान प्रतिशत वाला। इस विलियन का घनत्व दे रखा 1.5। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें मोलरता का सूत्र लिखना है। सूत्र का मतलब ये m बराबर, ठीक है, हमारे पास में क्या माना था, विलेय की मात्रा। ठीक है, विलेय को हमने क्या माना था, W2, और यहाँ पे इसका अणुभार कितना, m1 to m2, और यहाँ पे क्या है अपने पास में, ठीक है, आयतन। ठीक है, इसका आयतन लिया था अपन ने ml में, और किसका, विलियन का आयतन, और यहाँ पे 1000। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एक सामान्य सूत्र था। अब हम देखते हैं इसके अंदर अब क्या क्या दिया है। पहले हमें 10% ग्लूकोज का मतलब जानना है कि क्या होता है। W/W का मतलब कि 10% यानी 10 ग्राम तो क्या हो गया अपने पास में, विलेय। 10 ग्राम क्या होगा हमारे पास में, विलेय। ठीक है, और अब इसमें अपन बोल सकते हैं कि 90 W/W है ना, तो इसका मतलब बताया था, बाकी 90 ग्राम बचा हुआ क्या हो गया हमारे पास में, विलायक। क्लियर है, और टोटल विलियन कितना हो गया अपने पास में, 100 ml। ठीक है, ठीक है, W/W। अब देखिए, 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम विलियन। 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। सूत्र मोलरता का हमें पता है, ये था हमारे पास में। अब देखिए, ठीक है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व कितना दे रखा है, 1.5। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में क्या पता नहीं है हमें, इसमें इसका मोलरता के बारे में पूछा है ना। तो मोलरता में हमारे पास में क्या है कि जो हमारे पास में विलियन है, ठीक है, विलियन का घनत्व दे रखा, विलियन का आयतन नहीं दे रखा कि कितने ml में अपन ने इसको विलियन बनाया है। ठीक है, तो अपन आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना अपने इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि W/W है, यानी 90 ग्राम ये है, तो 100 ग्राम टोटल क्या अपने पास में, विलियन। 100 ग्राम क्या है हमारे पास, विलियन। लेकिन हमें क्या चाहिए, आयतन किस में चाहिए, ml के अंदर। तो हमारे पास घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व दे रखा 1.5, द्रव्यमान कितना है इसका, 100। तो हम आयतन निकाल सकते हैं, यानी आयतन बराबर क्या हो गया, 100/1.5। तो आयतन की जगह में क्या रख देंगे, 100/1.5। ठीक है, देखिए ये हमने रखा, विलेय की मात्रा की 10 ग्राम, और 1000 हमारे पास उत्तर में था, और हमारे पास 180 ग्लूकोज का अणुभार होता है। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180। ये हमने लास्ट क्लास में भी निकालना सीखा था, C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज का सूत्र होता है। क्लियर, तो हमारे पास ये हमने फॉर्मूला निकाला, और ये 100 ml, 100 बटा कितना था हमारे पास, 1.5। तो 100/1.5, 1/5, 1.5 ऊपर चले गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी मोलरता निकल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमारे पास इसको ये मत मान लेना कि W/W का मतलब कि 100 ml हमारे पास विलियन। 100 ml नहीं है अपने पास, लेकिन ये किस में दिखा, ग्राम में। तो ग्राम में दे रखा, लेकिन हमें आयतन किस में चाहिए, ml के अंदर। इसलिए अपन ने यहाँ पे इस फॉर्मूले में घनत्व का मान रखा, घनत्व के द्वारा हमने आयतन की गणना करी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये
ठीक है, मोलरता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं मोललता के बारे में। मोललता, जैसे हमने मोलरता की परिभाषा थी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है, लेकिन मोललता क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में, देखिए 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ पे नया वर्ड क्या आ गया, 1 किलोग्राम विलायक, और वहाँ पे क्या था 1 लीटर विलियन। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो गया। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे अपन, मोललता। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या हो गया, विलेय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। क्लियर है। अगर हम इसको खोल के लिखे, ग्राम में हमारे पास दे रखा है तो क्या लिख देंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार हो जाएगा, और वही अपने पास विलायक का भार दे दिया। ग्राम में अगर दे रखा है तो 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके हम उदाहरण की बात करते हैं। जैसे आपके पास देखा 10% यूरिया विलयन की मोललता की गणना करो। इस बार क्या है, W/W, यानी 10 ग्राम तो क्या है अपने पास में, यूरिया। ठीक है, और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 NH2CO NH2। ठीक है, तो NH2CO NH2 क्या होता है, यूरिया का सूत्र, और इसका अणुभार अपन निकालेंगे तो 60 आता है। ठीक है, तो 10% यूरिया का मतलब क्या है, 10 ग्राम तो क्या हो गया यूरिया, बाकी 90 ग्राम क्या हो गया हमारे पास में जो भी विलायक, और टोटल विलयन कितना है 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए सूत्र लिखिए अपने पास में, सूत्र क्या होता है, मोललता का भी पढ़ा था, m बराबर W, यानी विलेय की ग्राम में मात्रा, उसका अणुभार, ठीक है, विलायक की ग्राम में मात्रा। ठीक है, इस बार विलायक की आएगी, विलायक की ग्राम में मात्रा, क्लियर, इनटू 1000। क्लियर, W हमें पता है कितना है 10, अणुभार हमें कितना पता है, कितना होता है यूरिया का 60, विलायक की मात्रा कितनी है W/W के अंदर 90। अगर W/V दे रखा होता तो हम विलायक की मात्रा नहीं बता सकते थे। ठीक है, इनटू 1000, इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्लियर है, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम विलयन, सॉल्यूशन मतलब 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो इस तरह मोललता का सूत्र रखा, ये हमने फॉर्मूले में रखी, इसको सॉल्व करने पर आ गया 1.85। ठीक है, 1.85 क्या आ गई, मोललता। ठीक है, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे इसे। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्या निकाल लिया हमने, मोललता। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सांद्रता की टर्म की। सांद्रता के बाद में हमने पढ़ा, पहला पढ़ा मोलरता, दूसरा मोललता, अब तीसरी टर्म पढ़ रहे हैं हम नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता क्या हो जाएगा, देखिए इसकी परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पे नया वर्ड क्या है, ग्राम तुल्यांकों, किसकी संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉर्मलता है n, विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, विलेय की ग्राम में जो मात्रा दे रखी है बट्टा तुल्यांक की भार, आयतन किसमें, अगर ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांक की भार निकालने का सूत्र होता है अणुभार बट्टा n, या कई बार x फैक्टर भी बोलते हैं हम, n फैक्टर या x फैक्टर। ठीक है, n कारक या x कारक, इस तरह से हम तुल्यांक की भार निकाल देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ये n कैसे निकाला जाता है, n की वैल्यू कैसी है, तो अब n के बारे में पढ़ते हैं, यानी n फैक्टर या n कारक के बारे में। देखिए n फैक्टर का मतलब होता है कि अगर या तो आपके पास में नंबर ऑफ H+ आयन
H प्लस आयनों की संख्या या OH माइनस आयनों की संख्या या वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब है संयोजकता कारक। संयोजकता कारक, संयोजकता कारक इसका मतलब है उस पर कितना आवेश उपस्थित है, उस अणु पर या उस परमाणु पर कितना आवेश उपस्थित है, उसको बोलेंगे अपन संयोजकता कारक। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस और संयोजकता कारक। देखिए अब तो हमारे पास तुल्यांकी भार, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हो गया, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, अणुभार बटा नंबर ऑफ N, N का मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन, OH माइनस या उसके बाद संयोजकता कारक। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं N फैक्टर कैसे कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास में H प्लस, हम नंबर ऑफ H प्लस की बात करते हैं, यानी जैसे HCl है, HCl में कितने H है, ये टूटकर H प्लस और Cl में विभाजित हो जाता है, तो इसमें H कितना है, 1, तो हमारे पास इसमें N की वैल्यू कितनी आ गई, 1। H2SO4 में H कितने होते हैं, 2, तो हमारे पास में H की वैल्यू कितनी आ गई, 2। NaOH में अगर OH माइनस की संख्या ले तो OH कितने हमारे पास, 1, तो यहाँ पे H की N की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने हैं, 2, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, NaCl के अंदर इस पर संयोजकता कितना है, +1, तो कितनी होगी, वैलेंसी फैक्टर 1। AlCl3 में कुल कितना आवेश है, 3। ठीक है, और ये हमारे पास में एल्यूमिनियम सल्फेट, देखोगे आप एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3, सल्फेट पे कितना होता है, -2। ठीक है, सल्फेट पे कितना होता है, -2। तो अपने पास कुल कितना हो गया, 6 वैलेंसी फैक्टर। कैसे हो गया, 6 वैलेंसी फैक्टर। ओके, 6 वैलेंसी फैक्टर, यानी 3 दूना 6 या +6 तो इसके आ गए, और सल्फेट कितने अपने पास में, 3, और 2, 3 माइनस के 4, यानी कुल आवेश कितना हो गया, 6। तो इसका संयोजकता कारक कितना हो गया, 6। क्लियर है, तो इस तरह से हम N फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हम तुल्यांकी भार की भी गणना कर लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना एक बार फिर। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ तुल्यांकी भार निकालने की गणना करते हैं। जैसे HCl की बात करी, HCl का अपने पास तुल्यांकी भार जो निकालते हैं अपन, ठीक है, अपन क्या निकाल रहे हैं, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। अब तुल्यांकी भार से बताया था अपन ने, सूत्र क्या था, अणुभार बट्टा N, अणुभार बट्टा N की। ठीक है, अब देखिए अणुभार HCl का हम निकालेंगे, कितना आएगा, H का कितना होता है, 1, और 35.5 किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 36.5 क्लोरीन का, यानी HCl का 36.5। अब N की संख्या कितनी H है इसके अंदर, 1, तो H से हम डिवाइड कर देंगे, यानी इसका तुल्यांकी भार भी कितना रह जाएगा, 36.5, यानी इसका तुल्यांकी भार और अणुभार कितना होगा, दोनों का समान ही होगा। क्लियर है, देखिए, और एक और एग्जांपल करते हैं। H2SO4 का हमें तुल्यांकी भार निकालना है। H2SO4 का अणुभार जब हम निकालेंगे तो आएगा 98। ठीक है, और इसमें H की संख्या कितनी है, 2, हमने देखा था अभी, तो कितना हो जाएगा अणुभार, 49, इसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट, ना इसमें H प्लस है ना इसमें OH माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम आयन में विभाजित करेंगे, यानी Ca+2 प्लस CO3 -2, यानी आपके पास आवेश कितना है, इसके पास संयोजकता +2 -2, यानी टोटल, यानी अपने पास 2 बोल सकते हैं अपन। इसका संयोजकता कारक कितना क्या, 2, यानी इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है 100, इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम क्या हो गया इसका तुल्यांकी भार, जबकि 100 ग्राम क्या है इसका अणुभार। क्लियर है, तो ये इस तरह से हमने क्या निकाले, तुल्यांकी भार की कैसे गणना की जाती है। AlCl3 का भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से हम। AlCl3 का अणुभार होता है 133,
इसमें अपन AL पे कितना चार्ज होता है 3, तो 3 से विभाजित कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44.5 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या हो गया तुल्यांकी भार। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मोल भिन्न या मोल अंश, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, x से प्रदर्शित करते हैं मोल भिन्न को। अब देखिए क्या होती है इसकी परिभाषा कि विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें आपके पास में 2 तरह के घटक है, यानी 2 तरह की अपन ने इसमें पदार्थ मिला रखे हैं। यानी एक अपन ने मिला रखा है N, ठीक है, इस एक मिला रखा हमने, ठीक है, A मिला रखा है और एक हमने B मिला रखा है। ठीक है, एक क्या मिला रखा है A, और यानी A को तो हमने क्या मान लिया विलय मान लिया, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं विलायक, इसको हमने B मान लिया। ठीक है, या इसको A मान सकते हो या इसको B मान सकते हो, कुछ भी मानो। यानी अपने पास में क्या बोला विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, हमें जैसे इसमें पता करना है कि इसके A के कितने मोल है, इसके कितने मोल भिन्न है, इसके कितने मोल भिन्न है, तो A के मोल भिन्न कितने हो जाएंगे हमारे पास में XA, तो मोल भिन्न कितना है, इसके मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या कितनी है, मान लीजिए इसके मोलों की संख्या कितनी है Na, और इसके मोलों की संख्या कितनी मान ली अपन ने Nb। ठीक है, अगर A के मोल भिन्न निकालना है अपन को तो क्या बोलेंगे अपन Na। ठीक है, मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये उसकी मोलों की संख्या, कुल मोल कितने हो गए Na प्लस Nb। तो ये हमारे पास A के हमारे पास मोल भिन्न पता लग गए। ऐसे हम XB के भी मोल भिन्न लगा सकते हैं, जिसके मोल भिन्न निकालने हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और बाकी टोटल Na प्लस Nb रख देंगे। क्लियर है, तो ये हमारे पास में मोल भिन्न निकाल देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से हम मोल भिन्न की गणना करेंगे। देखिए, तो मोल भिन्न का सूत्र क्या हो गया है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी अवयव के अपन लिख सकते हैं कि जो भी अपने पास घटक लिख सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे हमने लिखा कोई भी घटक के मोल। ठीक है, जो हमारे पास घटक है तो कुल, तो A के घटक B के घटक उसके मोल तथा कुल मोल, कुल मोल किसके विलयन के। ठीक है, कुल मोल किसके विलयन के। ओके, तो हमारे पास में ये विलयन के मोल की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसका सूत्र हो गया। A के मोल अंश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा X से Na अपॉन Na प्लस Nb। B के मोल निकालेंगे तो XB Nb और Na प्लस Nb। क्लियर है, तो इस तरह से हम इनके मोलों की गणना कर सकते हैं। और ध्यान रखना XA और XB का योग हमेशा कितना होता है 1 होता है। यदि हमें एक की वैल्यू पता लग जाती है तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक में से XB को या XA को घटा देंगे तो अपने पास में उसके मोल भिन्न निकल जाएंगे। क्लियर है। अब मोल अंश के बारे में कोई इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं हम। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है यूनिट लेस होती है। तो मोल अंश की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि मोल से कुल मोल से मोलों की संख्या पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, दूसरी बात है कि किसी विलयन का मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल अंश का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। यह भी हम पढ़ चुके हैं, XA प्लस XB किसने के बराबर होता है 1 के बराबर। अब ध्यान देना मोल अंश क्या है W/W सांद्रता है। ठीक है, कौन सी सांद्रता है W/W, यानी दोनों ही अपने पास में ग्राम में ली जाती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शुद्ध घटक का मोल अंश हमेशा कितना होता है 1 होता है। कोई भी शुद्ध घटक होता है उसका मोल अंश कितना होता है 1 होता है। इसके बारे में बात करेंगे एक क्वेश्चन करके। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन करने से पहले ये बात ध्यान रखो, अभी तक जो भी हमने सांद्रताएं पढ़ी उनमें ध्यान रखना कि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। मोललता, और एक और बात ध्यान रखो, मोल भिन्न, मोललता और मोल भिन्न पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इन दोनों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हमारे पास में मोलरता पर, ठीक है, मोलरता पर या अपन बोल सकते हैं नॉर्मलता पर,
नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ेगा? इन पे पड़ता है और इन पे नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि हमारे पास में जो ये दोनों है कैसी इकाई है? W/W। ठीक है, इसमें विलायक की मात्रा डिपेंड करता है, जबकि ये मोलरता और नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में बनाए जाते हैं 1 लीटर विलियन में। ठीक है, तो इसलिए अपने पास में W/V इकाई है। ठीक है, W/V इकाई है, इसलिए ये दोनों ताप पर निर्भर करते हैं, ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि ये 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसे भी नोट कर लेना कि मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मोलरता और नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे है कि क्वेश्चन दे रखा है कि 6.5 ग्राम अमोनिया विलयन की मोल अंश की गणना करो। ठीक है, अमोनिया विलयन की मोल अंश की गणना करो। अब देखिए, हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि शुद्ध घटक का अपने पास कितना होता है? मोल भिन्न कितना होता है? 1 होता है। यानी इसमें पूरे 6.5 ग्राम पूरे के पूरे ही क्या है अपने पास में? NH3 यानी अमोनिया है। तो मोल भिन्न भी कितना होगा इसका? 1 होगा, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि शुद्ध घटक का कितना होता है? NH3 क्या होता है? प्योर कंपोनेंट, यानी वो एक शुद्ध घटक होता है, इसलिए इसका मोल कितना होता है? 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, 10% W/W कैल्शियम कार्बोनेट मोल अंश की गणना करो। ठीक है, इसके मोल अंश की 10% W कैल्शियम कार्बोनेट के मोल अंश की गणना करो, के मोल अंश की गणना करो। ठीक है, तो देखिए अपने पास इसका मतलब पहले हमें पता होना चाहिए, यानी 10 ग्राम क्या है हमारे पास में? कैल्शियम कार्बोनेट, और 90 ग्राम क्या है हमारे पास में? इसके विलायक। ठीक है, विलायक यानी कुछ भी नहीं दे रखा तो जल मान लेते हैं, विलायक। और हमारे पास में कुल विलियन कितना हो गया? कुल विलियन कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, यानी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के निकालना है तो अपने पास में एक्स ऑफ, मैं मानता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं, यानी एक्स किसका निकालना है? CaCO3 का। तो इसके कितने मोल है हमारे पास में? 10 मोल। ठीक है, 10 ग्राम दे रखे हैं ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या थे? मोल देने थे, तो उसको मोल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? ग्राम को उसके अणुभार से विभाजित कर देते हैं, यानी 10/100। ठीक है, और बाकी हमने क्या माना? Na+NB। Na कितना है अपने पास में? 10/100। ठीक है, समझ में आ गया ना? 10/100 ने Na अपन ने किसको माना? कैल्शियम कार्बोनेट को। और बाकी क्या माना अपन ने? 90 ग्राम विलायक। तो 90 तो ये हो गया, टोटल कितने पे अपने पास में? ये भी इसका अणुभार हमें निकालना। ठीक है, यहाँ तो हमने इसका अणुभार लिखा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, जबकि दूसरा हमने H2O माना। H2O का अणुभार कितना होता है? 18। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। आप देखते क्लियर है? ये 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ए है, 90 ग्राम विलायक कितना है? बी। अब तो अपन ए के मोल निकालेंगे तो कितना है? 10/100 बराबर 0.1। ऐसे बी के मोल निकालेंगे 90, बाकी बचा हुआ कितना होगा? 90। और विलायक के रूप में जब कुछ नहीं दिया हुआ होता हम जल मानते, तो फिर जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो अपन इससे Na और Nb निकल गया, तो हमारे पास में ये कैल्शियम कार्बोनेट का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01960 के आसपास। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दे रखा है 10% ग्लूकोज, लेकिन क्या दे रखा है? W/V। ठीक है, W/V। हमारे पास मोलरता का सूत्र क्या? इसका मतलब तो हो गया कि 10 ग्राम तो ये हो गया, और बाकी 90 ml क्या हो गया? अपन ने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में कल की क्लास में कि अगर 100 ml तो क्या अपने पास में विलियन है, तो लेकिन हमने क्या बोला? लेकिन 90 ml अपन ये नहीं मान सकते, क्योंकि जल के अंदर ये अभिक्रिया करके इनके मोलों की संख्या को घटाया बढ़ा सकता है। इसलिए हमें क्या पता नहीं है? W यानी NB पता नहीं हमें कितना दे रखा है, तो हम निकालेंगे। लेकिन इसमें घनत्व दे रखा है। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा
आयतन, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास घनत्व दे रखा है कितना 1.5, ठीक है। आयतन हमें टोटल पता है कितना है 100 ml है, ये तो हमें पता है। और मास कितना है यानी द्रव्यमान हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमने इसके लिए x मान लिया। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से क्या निकल जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। इसकी मतलब इसका द्रव्यमान देखिए, अब इसको देखिए, ये हमारे पास द्रव्यमान निकाल लिया अपन ने, मास बटा वॉल्यूम, ये अपने पास निकला मास यानी द्रव्यमान कितना हो गया 150, ठीक है। तो हम सूत्र में वैल्यू रखेंगे, सूत्र हमारे पास मोललता का ये है, ठीक है। इस बार क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है, ठीक है। मोललता का सूत्र 10/1000, ये लिया हमने 180 इंटू 140। अब इस बार देखोगे आप मोललता में 100, विलायक का भार हमने 140 रखा, क्यों रखा, क्योंकि जो टोटल द्रव्यमान निकला है किसका निकला है, विलियन का। तो विलियन का निकला है तो 150 तो क्या हो गया विलियन का द्रव्यमान, और माइनस क्या करना है हमें 10 ग्राम ग्लूकोज को। तो हमारे पास कितना हो गया 140। तो हमारे पास 140 को सॉल्व करने पे ये हमारे पास इसकी मोललता निकल जाती है। क्लियर है। तो इनकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको बारे में ध्यान से देखिएगा और कई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर यदि, ठीक है लिख लीजिएगा, यदि 50 ग्राम, यदि 50 ग्राम किसको, मैथिल एल्कोहल को, मैथिल एल्कोहल यानी सूत्र लिख रखा है मैथिल एल्कोहल को 100 ग्राम जल में घोलकर, 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, जल में घोलकर क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मिथाइल एल्कोहल की क्या निकलनी है पर को, CH3OH का क्या निकालना है हमें, मोल भिन्न की गणना करो, मोल भिन्न की गणना करो। यदि 5 ग्राम मैथिल एल्कोहल को, मैथिल एल्को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो मैथिल एल्कोहल का क्या निकालना है, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन निकालना। क्लियर है। अब देखते हैं, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, मैथिल एल्कोहल के मोल निकालने हैं। हमारे पास क्या रखा है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, इसके हमें मोल निकालने हैं, यानी 50 बटा अणुभार, अणुभार जो भी है अपन इसका निकालेंगे। CH3OH कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 का 1, 3 के 3 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 1 हमारे पास हाइड्रोजन का हो गया। तो टोटल करने पे कितना आ जाएगा 15, और ये हमारे पास में 17, टोटल कितना हो जाएगा 32। तो 32 यानी 32 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.56। क्लियर। तो हमारे पास इसके मोल्स निकल गए। क्लियर है। अब देखिए आगे H2 के निकाल सकते हैं हम। टोटल हमने कितना माना 100 ग्राम जल माना है, तो जल में 18 का भाग दे देंगे, 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मिथिल एल्कोहल का मोल भिन्न निकाल लेंगे, उसके खुद के मोल बटा कुल मोल, तो हमारे पास ये 0.219 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या था, मोल भिन्न, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इस बेस चैप्टर में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। अब इसमें दे रखा है मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करनी है, मोलरता और क्या करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। क्लियर है। देखिए आप समझिए कैसे हुआ, सिंपल वही है, मोलरता का फॉर्मूला रखना है और नॉर्मलता का फॉर्मूला रखना है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन भी साथों साथ बता दिया। अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं
ppm सांद्रता। नेक्स्ट सांद्रता जो हमारी लास्ट सांद्रता बची हो गया है हमारे पास ppm सांद्रता। देखिए इसकी परिभाषा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या जो विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित हो। ठीक है, यानी इसके अपन स्मॉल में परिभाषा पड़ेगी, किसी अपने पास विलयन के अंदर विलेय की, यदि किसी विलयन के अंदर विलेय की बहुत ही कम मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, यानी कुछ ही मिलीग्राम में बोल सकते थे, यानी अपने पास में अपन ने बोल दिया कि 10 लाख भार भागों की संख्या के बारे में उपस्थित हो, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में, अपन बोले मिलीग्राम में उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ppm सांद्रता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है, अवयव के भागों की संख्या यानी जो भी मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आपके पास में 1 किलोग्राम, क्वेश्चन है हमारे पास 1 किलोग्राम, हिंदी में लिख लीजिए 1 किलोग्राम समुद्री जल में, 1 किलोग्राम समुद्री जल में 5.8 इंटू 10⁻³ ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो इसकी ppm सांद्रता याद करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अपने पास ये संख्या दे रखी है, 1 किलोग्राम विलायक दे रखा है, इसको अपन को इस तरीके से फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल आयत, कुल मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान। तो ये अपने पास ये हो गया, अपने पास में मोलों की संख्या दे रखी है बटा 1000 हमारे पास में 1 किलोग्राम दे रखा है, तो इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सांद्रता का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए और इनको करके देखिए, न्यूमेरिकल्स को बार बार करके देखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड में आए हुए तो पता लगेगा कि हमने क्या सीखा। हम जो पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए कि आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो।